लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट नहीं हुआ था वो। लास्ट क्लास हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शुरू किया था डियर स्टूडेंट्स, और वो कंप्लीट नहीं हुआ था। तो आज जो है हम वो सिर्फ स्टार्ट भी करेंगे और उसको इंशाल्लाह कंप्लीट भी हम करेंगे। ठीक है जी। इसके अलावा और भी कुछ बातें करेंगे हम आपसे इंशाल्लाह। तो बस जो आता जाए, अपने आप को म्यूट रखिएगा और वीडियो भी बंद रखिएगा। वीडियो हम मतलब आमने सामने जब होंगे, वन टू वन जब देखेंगे, फिलहाल ये है कि पढ़ते हैं। चलें जी। तो बात शुरू करते हैं आईटीबी की आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से ही। सही है जी। सो व्हाट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? ठीक है ना। एन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन is a combination of all rules and regulations that is made for internal and external use of the company. तो ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, इसका मकसद क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज द सेकंड most important document of the joint stock company. Article of association is a combination of all the rules and regulations prevailing in the company. It mostly deals with the issues related to internal matters of the organization. An article of association provides guidelines to the staff to perform an activity successfully and in a desirable manner. So, what is an article of association? एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट जो है ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए बनता है, क्योंकि जब एक बड़ा इदारा चल रहा होता है तो उसके अंदर बहुत सारे कानून फॉलो किए जा रहे होते हैं। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर अगर हम एक छोटी सी दुकान चला रहे हैं जिसके अंदर 4-6 बंदों का स्टाफ है, तो उसको मैनेज करना बहुत आसान होगा। ठीक है ना। अगर एक 4-6 बंदों की अगर कोई है, तो उसको मैनेज करना जो है बहुत आसान होगा उस शॉप को, क्योंकि सारे जो मेरे बंदे हैं वो मेरे सामने होंगे। ठीक है ना। वट एवर दे आर डूइंग, चाहे वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, वट एवर दे आर डूइंग, वो मेरे सामने है, तो मैं उनको सही और गलत का बता सकता हूँ कि ये आपने सही किया, ये आपने गलत किया, वट एवर। ठीक है। सो लेकिन जब एक इदारा बड़ा होता है, जिस इदारे के अंदर 1000 लोग होते हैं, अब उस इदारे में लोगों की कोताहियों को जज कर लेना, पहचान लेना भी मुश्किल होता है, आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। तो फिर क्या डेवलप करना पड़ता है? वी नीड टू डेवलप अ सिस्टम। हम क्या करते हैं? हम एक सिस्टम डेवलप करते हैं जहां पर लोगों की अच्छी चीजें और बुरी चीजें वो सब की सब आइडेंटिफाई होती रहती हैं, और एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम बनता है कि जब भी कोई मामलात को डिरेल करना चाहता है खुद से या गलती से, तो उसकी वो जो मिस्टेक होती है या जो फ्रॉड होता है वो आइडेंटिफाई होकर हमारे खुद ब खुद सामने आ जाता है। और जब उसका प्रॉब्लम, उसका इशू हमारे सामने आ जाता है आइडेंटिफाई होकर, तो वी कैन इजीली रेक्टिफाई दैट। हम उसको बासानी उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। सही। तो माशाल्लाह से 12 स्टूडेंट्स वी हैव ऑनलाइन, 13, and inshallah we expect more soon. खैर, तो अब बात क्या है कि हमने इसके पॉइंट्स लिखे, कंटेंट्स। तो ये 10 नंबर का सवाल आता है इस वक्त जो हम डिस्कस करें। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का सवाल जो है वो 10 मार्क्स का है। अच्छा, मैंने आपको अलाउ किया अनम्यूट करना, अब आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन देन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। तो आप फौरन आप आकर मुझसे सवाल कर सकते हैं, बट क्वेश्चन शुड बी रिलेटेड टू द टॉपिक। अदर देन टॉपिक अगर कोई सवाल है उसके लिए हम आखिरी का टाइम रखेंगे इंशाल्लाह। तो वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस इन द एंड, राइट? सो इट एक्सप्लेन्स द ड्यूटीज ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या करता है, जितने भी लोग होते हैं उन तमाम के तमाम की ड्यूटीज एक्सप्लेन करता है कि दीज आर योर ड्यूटीज। ठीक है। नेक्स्ट, इट एक्सप्लेन्स द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती है ना, उसका मालिक एक अकेला कोई बंदा नहीं होता। जब एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का मालिक एक अकेला बंदा नहीं होता, तो मर्जी भी एक अकेले बंदे की नहीं चलती। ठीक है ना। मर्जी भी उन तमाम लोगों की चलती है जो कि उस कंपनी का हिस्सा होता है। तो फिर क्या होता है, उसके अंदर जो डायरेक्टर्स, जो रूलर्स इलेक्ट किए जाते हैं, वो बाय द हेल्प ऑफ इलेक्शन होता है। एक पूरा सिस्टम ऑफ इलेक्शन होता है, उसके जरिए हम इलेक्ट करते हैं। ठीक है जी। तो इट एक्सप्लेन्स द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। इसके बाद है वर्किंग टाइम ऑफ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल स्टाफ।
कितने बजे स्टाफ आएगा और कितने बजे स्टाफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि लॉ ने क्या करा है, लॉ ने आपको एक पूरा प्रोविजन दिया है कि ये मिनिमम और ये मैक्सिमम दोनों, मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट्स जो है इदारे की, वो आइडेंटिफाई कर दी है लॉ ने। अब अपनी महदूद जो है लिमिट्स, वो इदारे ने खुद सेट करनी है, ठीक है ना। आई थिंक ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि खवातीन और बच्चे सिर्फ दिन की रोशनी में काम कर सकते हैं, जबकि मर्द 24 घंटे किसी भी वक्त आप मर्द को जॉब पर बुला सकते हैं। तो ये है लॉ की प्रोविजन। लेकिन अब मर्द को जब आप 24 घंटे में से किसी भी वक्त बुला सकते हैं, तो इट डजंट मीन कि आप उसको रात में बुलाएंगे या 24 घंटे के लिए बुलाएंगे वहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। द मैक्सिमम इज 8 आवर्स, ठीक है ना। शिकागो के मजदूरों की बदौलत ये दुनिया को एक कानून मिल गया कि 8 घंटे आप मजदूरों से मजदूरी करवा सकते हैं, इससे ज्यादा मजदूरों से मजदूरी नहीं कराई जा सकती। मैक्सिमम ड्राइंग पावर ऑफ डायरेक्टर्स, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द डायरेक्टर्स, ये सब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ होता है, ठीक है जी। Geographical spread, then number of directors, their name, addresses, ये तमाम उनकी डिटेल लिखी होती है, उनकी क्वालिफिकेशन, ठीक है ना। अगर कोई डायरेक्टर बनता है तो उसकी जस्टिफिकेशन भी तो होनी चाहिए। ये कोई गवर्नर सिंध की सीट नहीं है कि जिस तरह गवर्नर सिंध कोई भी इंटर आर्ट्स से करा हुआ और सप्ली में जब भी वो आगा डी ग्रेड से, इंटर आर्ट्स सप्ली में डी ग्रेड से एक बंदे ने किया हुआ है और वो डायरेक्ट गवर्नर सिंध आके लग जाता है। बट दिस कैन नॉट बी हैपन इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। there is a need of a minimum education, that is masters। कम से कम जो भी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बनेगा उसको मास्टर्स किया हुआ होना जरूरी है, अदरवाइज वो नहीं बन सकता, ठीक। अच्छा, तो डायरेक्टर्स जो होंगे वो भी, तो इस वक्त हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो वी आर राइट नाउ डिस्कसिंग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, राइट। अच्छा, इसके बाद जनरल मीटिंग। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कानून, वो कानून ये है कि एक मीटिंग होगी कम से कम, जिसे एनुअल जनरल मीटिंग कहा जाता है, ठीक है ना। एक और मीटिंग होती है जो कि स्टेचुटरी मीटिंग कहलाती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा हुआ होता है कि अगर आप कोई मीटिंग कॉल करते हैं तो इस मीटिंग कॉल करने का तरीका क्या होगा। नंबर 1, कितने दिन पहले नोटिस देना होगा, कितने लोग इस मीटिंग के अंदर इस मीटिंग का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के तमाम जो बातें हैं वो इसके अंदर होंगी, ठीक है ना। जितने भी लोग इस वक्त ऑनलाइन हैं, आई विल आस्क क्वेश्चन इन द एंड। एक एक पॉइंट मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोगों को अनम्यूट करके। तो यू मस्ट हैव अ पेन एंड रजिस्टर, आप साथ साथ ये लिखते जाइएगा पॉइंट अपने पास, ठीक है ना। तो जनरल मीटिंग मैंने बता दिया आपको, दो तरह की मीटिंग्स होती हैं। एक मैंने बताया आपको एनुअल जनरल मीटिंग, जो साल में एक होना लाजमी है। एक होता है स्टेचुटरी मीटिंग, वो कानूनी मीटिंग होती है जब भी कोई कंपनी नई इनकॉर्पोरेट हुई होती है, उसके इनकॉर्पोरेट होने के बाद, उसके कायम होने के बाद अगले 6 महीने के अंदर अंदर उस मीटिंग का होना लाजमी और जरूरी होता है, सही। इसके बाद है एक और मीटिंग होती है थर्ड, बट दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग। उसकी हमेशा जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी कभी उस तरह की मीटिंग की भी जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो जनरल मीटिंग्स की हम बात करें तो 3 तरह की मीटिंग मैंने आपको बता दी। नंबर 1, आखिरी बार बता रहा हूँ, एनुअल जनरल मीटिंग। नंबर 2, स्टेचुटरी मीटिंग। स्टेचुटरी की स्पेलिंग अगर आप देखना चाहें तो ये मैं लिखता हूँ, STATUTARY, स्टेचुटरी मीटिंग। तो कानूनी, इसको उर्दू में कानूनी कहते हैं, कानूनी मीटिंग, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो उसमें लिखा हुआ होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, दैट इज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। देखें जी, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग जो है, दे आर मैनी मेथड्स, इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं। अमेरिकन अकाउंटिंग, ब्रिटिश अकाउंटिंग, IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। अच्छा, आपने वो देखा होगा इन्वेंट्री वैल्यूएशन, अगर आपने गो थ्रू किया है, उसके अंदर 2 मेथड होते हैं, परपेचुअल एंड पीरियोडिक। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में यह लिखा हुआ होता है कि ये जो कंपनी है ये कौन सा मीटिंग का
कौन सा अकाउंटिंग का मेथड जो है वो फॉलो करेगी, किस मेथड के जरिए सारी अकाउंटिंग की जो रिकॉर्डिंग है वो किस मेथड के जरिए होगी, ये इसमें लिखा हुआ होता है। इसके बाद इसमें ऑडिटिंग से रिलेटेड बातें भी लिखी हुई होती हैं। तो ऑडिटिंग से रिलेटेड बातें क्या लिखी हुई होती हैं कि कौन जो है ऑडिटिंग जो है कौन करेगा, हु विल बी द ऑडिटर, कौन सी कंपनी ऑडिटर होगी, ठीक है जी। और ये लिखा हुआ होता है कि किस तरीके से वो ऑडिट किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इससे होगा क्या, इससे ये कंफर्म हो जाता है कि भाई फला मेथड फॉलो करें और फला हमारी कंपनी है जो कि हमारी ऑडिटर है। तो अगर हमारी कंपनी के बारे में कोई जानना चाहता है तो वो इजीली हमारी कंपनी के बारे में जान सकता है। वो क्या करेगा, सिंपली वो जाएगा सिंपली वो जाएगा और जाकर ऑडिटर कंपनी जाएगा और उसको लास्ट जो ऑडिट रिपोर्ट्स है उससे रिलेटेड बहुत सारी मालूमात इजीली फराहम हो जाएंगी, ठीक है ना। सिमिलरली अकाउंटिंग मेथड भी उसको पता चल जाएगा, वो तो लिखा हुआ ही होगा आर्टिकल में क्या वी आर फॉलोइंग फला अकाउंटिंग सिस्टम। तो अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन होती है कि हमारे किसी भी अकाउंट होल्डर को, शेयर होल्डर को, तो ही कैन इजीली आइडेंटिफाई जी। अच्छा, ऑडिट जो है दो तरह का होता है बेसिकली, एक होता है इंटरनल ऑडिट और एक होता है एक्सटर्नल ऑडिट। तो अमूमन क्या होता है कि जो एक्सटर्नल ऑडिट होता है उसके लिए हम एक दूसरी कंपनी हायर करते हैं, और जो दूसरी कंपनी हम हायर करते हैं वो कम से कम 3 साल के लिए होती है। यानी कि अगर हम एक कंपनी को हायर करते हैं तो कम से कम 3 साल के लिए करेगी। अब हम 3 साल बाद चाहें तो कंपनी बदल सकते हैं, लेकिन जब हम कंपनी बदलेंगे तो जो हम नई कंपनी हायर करेंगे वो डायरेक्ट हमारा ऑडिट करना स्टार्ट नहीं करेगी, बल्कि वो पिछली कंपनी जो ऑडिट हमारी थी जिसको हमने अब छोड़ दिया है उसको वो लेटर लिखेगी, उनसे एनओसी लेगी कि कोई पंगा तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है इस कंपनी के अंदर, अगला ऑडिट हम करने जा रहे हैं, आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, आप जरा इस कंपनी के बारे में हमें बताएं। यानी कि ऑडिट फर्म में इतनी यूनिटी, इतना एका है कि वो इस तरह से एक दूसरे को लिखते हैं। तो इत्तेफाक से मेरा 1 साल गुजरा है एक ऑडिट फर्म के अंदर, तो मैंने बड़े बड़े कराची के नामी गिरामी इदारों का ऑडिट का मैंने हिस्सेदार रहा, और कहीं पर एज अ लीडर भी मैंने किरदार अदा किया 1 साल के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद है हमारा अल्लाह भला करे शेयर होल्डर। शेयर होल्डर किसे कहते हैं, शेयर होल्डर कहते हैं हिस्सेदार को। A shareholder is the owner in any joint stock company। शेयर होल्डर कौन होता है, शेयर होल्डर ओनर होता है, नंबर 1। पहली बात हो गई कि शेयर होल्डर कौन होता है जी, ओनर होता है, नंबर 1। नंबर 2, बात यह है कि शेयर होल्डर्स के राइट्स आइडेंटिफाई होते हैं, और ये भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे हुए होते हैं। कम से कम अगर आप शेयर खरीदना चाहते हैं, कम से कम कितने रुपए के आपको शेयर खरीदने होंगे, कम से कम कितने नंबर ऑफ शेयर्स हम आपको बेचेंगे, और कम से कम कितने अरसे तक आपको वो होल्ड करके रखने होंगे। क्या वो फॉरेन बेच सकते हैं, क्या हर कोई हमारे शेयर्स खरीद सकता है, क्योंकि देर आर टू काइंड्स ऑफ कंपनी, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। देर इज वन कंपनी दैट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बट देर इज अनदर कंपनी दैट इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स हर कोई खरीद नहीं सकता। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है हर कोई उसके शेयर्स खरीद नहीं सकता। उसके शेयर्स कौन खरीद सकता है, उसके शेयर्स सिर्फ दो फ्रेंड्स एंड फैमिली, यानी वो लोग जो आपके रिश्तेदार हों, या इसके अलावा रिश्तेदारों के अलावा वो लोग जिनको आप अच्छी तरह जानते हो, जो आपके बहुत ज्यादा भरोसे के लोग हैं, उनको आप ये शेयर्स बेच सकते हैं। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स जो होते हैं वो किसी भी अनजान बंदे को नहीं बेचे जा सकते, ठीक है ना। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि शेयर होल्डर जो भी होता है वो मालिक होता है, और अगर कोई भी गैर कानूनी काम किसी कंपनी में हो जाए तो इसका खुमियाजा उसे भुगतना पड़ सकता है, ठीक है जी। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। अच्छा बेटा, इसको कॉपी पेस्ट कर लो ना पासवर्ड को, ठीक है ना। स्मॉल डब्ल्यू है और BLFL जो है वो बड़े हैं और 7 लिखना है। आई डोंट थिंक इट्स मच हार्ड पासवर्ड, बाकी सब भी आ चुके हैं। अच्छा जी, तो आपने सुना शेयर होल्डर्स के बारे में। नेक्स्ट इज लियन ऑफ शेयर्स। ये थोड़ा सा टेक्निकल है बहरहाल।
अच्छा, ये बड़ा, आप लोग तो खैर अकाउंटिंग है तो आपके लिए जानना भी बहुत जरूरी है कि लियन क्या होता है। लियन इज अ सिस्टम जो कि क्रेडिट की ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। लियन के लफ्जी मानी है कब्जा कर लेना। ठीक है जी। लियन के लफ्जी मानी क्या है? कब्जा कर लेना। एक सवाल लेते हैं। सानिया, आपने रेज हैंड किया हुआ है, क्या बात है? कोई सवाल आपका? नो सर। सानिया, मैं वाटर पंप सानिया से बात कर रहा हूँ। सानिया, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो सर। अबे सानिया, ये सानिया लिखा हुआ आ रहा है इसमें मेरे पास। आदमी की आवाज आ रही है। नो सर। कौन? नाम बताइए अपना। हेलो। जी सर। नाम बेटा, जी आपका सर, नाम? नाम? सानिया ही। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्यों, भाई की आवाज आ रही थी शायद आपकी? नहीं, बस सर मम्मी से बात कर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। खैर, वो आपका रेज हैंड हुआ था इसलिए मैंने पूछा शायद कोई सवाल हो आपको। चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी। तो हम कहाँ थे? लियन के ऊपर बता रहा। लियन का मतलब क्या? लफ्जी मानी कब्जा कर लेना। लेकिन ऐसे कब्जा नहीं कर लेना, बल्कि ऑन रिक्वेस्ट उसकी चीजों को अपने कब्जे में ले लेना, किसी एज अ सिक्योरिटी। किसी भी चीज को कब्जे में लेना। लेकिन कोई भी चीज जब कब्जे में ली जा रही है, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है सिक्योरिटी। ठीक है ना? मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिकली मैं लियन कर चुका हूँ। लियन जो प्रोसेस होता है उसको एग्जीक्यूट कर चुका हूँ। अब एक क्लाइंट है हमारा जो 200 मिलियन जो है हमसे क्रेडिट लेना चाहता है। ठीक है जी। देयर इज अ क्लाइंट हु वांट्स 200 मिलियन क्रेडिट अंडर गवर्नमेंट स्कीम। ठीक है जी। एक बंदा है जो कि 200 मिलियन हमसे क्रेडिट लेना चाहता है गवर्नमेंट स्कीम के तहत। गवर्नमेंट स्कीम क्या है? गवर्नमेंट स्कीम मुसलसल चलती रहती है। डेट लोन एट 5%। अगर आप लोन लेते हैं गवर्नमेंट स्कीम के अंदर, तो जो उसका रेट ऑफ मार्कअप होगा वो जस्ट 5% होगा पर एनम। ठीक है ना? अच्छा जी। अब हमने उससे कहा सिक्योरिटी दो। उसने सिक्योरिटी में कहा कि वी हैव डिपॉजिट इन अलाइड बैंक। उसने कहा मेरा 220 मिलियन पड़ा हुआ है अलाइड बैंक में, वो आप लियन रख लो। अच्छा। अब जब 220 मिलियन उसके पास पहले ही पड़ा हुआ है, फिर वो मुझसे 200 मिलियन मांग रहा है, और वो अपना 220 मिलियन मुझे दे रहा है सिक्योरिटी के तौर पर। क्यों? क्योंकि उसका अलाइड बैंक में जो डिपॉजिट पड़ा हुआ है, थोड़ी सी टेक्निकल बात है, तवज्जो से सुनिएगा। अलाइड बैंक में जो उसका 220 मिलियन पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है 13% प्रॉफिट रेट पर। यानी उसका जो 220 मिलियन पड़ा हुआ है, उसको उससे प्रॉफिट रेट क्या मिल रहा है? डिपॉजिट पर एनुअल मिल रहा है उसको 13% पर है ना। अगर वो उसको हमारे पास लियन करता है, तो हम उसको 200 मिलियन दे रहे हैं 5% पर। तो 13 - 5 अगर आप करें, तो अगर आप 13 - 5 करते हैं, ठीक है ना, 13 - 5 इक्वल्स टू 8%। यानी कि उसको 8% पर एनम का फ्री फंड का फायदा हो रहा है। ठीक है ना? वो हमसे 5% पर लेगा और हम उसको जो है वो उसका डिपॉजिट, यानी कि जो उसको डिपॉजिट पे प्रॉफिट मिला ना, वो भी उसका हो जाएगा, और वो हमारे पैसा यूज करेगा। ठीक है ना? बार बार जो है वो उसको। अच्छा जी। तो आई एम ट्राइंग टू, अब देखें हुआ क्या। लियन हुई होता है कि उसने जो अलाइड बैंक में डिपॉजिट कराया हुआ था, अलाइड बैंक में जो डिपॉजिट कराया हुआ था, वो देगा अपना एक TDRM है। क्योंकि ये डिपॉजिट की रसीद होती है कि हमने 200 मिलियन डिपॉजिट है। उस पर हम एक ठप्पा लगा के उसको लिखते हैं लियन, और उसमें ये लिखा हुआ होता है कि अगर कल को आप हमारे 200 मिलियन जो हम आपको उधार दे रहे हैं, अगर आपने वो वापस ना करे, तो हम आपके जो डिपॉजिट पड़ा हुआ अलाइड बैंक में, इसको कैश करा के अपने अकाउंट में जमा करा लेंगे, और इस तरह हम आपके अकाउंट को फुल एडजस्ट मार देंगे। तो इन शॉर्ट लियन क्या है? किसी भी किस्म की चीज को अपने कब्जे में कर लेना, और मतलब सिर्फ चार्ज ले लेना, फिजिकली उसी के पास होगा।
लेकिन सिर्फ उसके डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेना, ठीक है ना। उसमें डॉक्यूमेंट में लिखा होता है इन केस ऑफ डिफॉल्ट हम फिजिकली भी इस पर कब्जा कर लेंगे, ठीक है ना। अब जैसा कि मैंने अभी बताया, कोई एग्जांपल दी कि 220 मिलियन उसका अलाइड बैंक में पड़ा हुआ था, हमने सिर्फ उससे कागज पर लिखवा लिया कि अब ये हमारा है और हम सिर्फ इसको जब यूज करेंगे जब आप डिफॉल्ट करेंगे। लेट सपोज अगर वो डिफॉल्ट नहीं करता तो फिर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसने डिफॉल्ट किया तो हम उसको बस इस्तेमाल कर लेंगे। इन शॉर्ट, बस बहुत ही मुख्तसर अगर अल्फाजों में समझाऊं, जिनको ये बात समझ में नहीं आई उनके लिए, लियन का मतलब है कब्जा कर लेना, ठीक है ना। कब्जा कर लेना, लेकिन सिर्फ कागजों में कब्जा कर लेना, और अगर डिफॉल्ट करता है तो फिर फिजिकली भी कब्जा कर लेना। तो लियन के दो स्टेजेस होते हैं। पहले कागजों में सिर्फ लिखत पढ़त में सिर्फ इन राइटिंग कब्जा किया जाता है, लेकिन अगर वो सामने वाला डिफॉल्ट कर देता है तब जाकर फिजिकली भी उन चीजों पर कब्जा कर लिया जाता है। तो ये शेयर्स भी लियन हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी अगर आप उधार लेना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं बैंक गया कि मुझे 1 लाख रुपए उधार दो, तो बैंक में मैं 1 लाख रुपए के शेयर्स रखवा कर 1 लाख रुपए उधार ले सकता हूँ। अगर मैंने उन्हें वक्त पर 1 लाख रुपए वापसी नहीं किया तो वो मेरे जो शेयर्स उनके पास लियन हुए हुए थे वो मेरे शेयर्स को बेच देंगे, ठीक है समझ में। आगे बढ़ते, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ये पॉइंट नंबर 12 है। और ये पॉइंट नंबर 12 ये कहता है कि किस तरीके से शेयर्स को बेचा जा सकता है। अगर मैं अपने शेयर्स किसी और के नाम पर ट्रांसफर करना चाहता हूँ, ठीक है ना, अगर मैं अपने शेयर्स किसी और के नाम पर ट्रांसफर करना चाहता हूँ, देन व्हाट विल बी द प्रोसेस, ये इसमें बताया गया, ठीक है ना। तो आमतौर पर तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो फिर तो उसमें मसला नहीं है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर जो होंगे वो तो बड़ी इजीली जो है वो ट्रैवल हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे 1% टू अनदर। लेकिन अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी तो उसमें किसी किस्म की परमिशन की भी जरूरत हो सकती है कि भाई डायरेक्टर की परमिशन लेकर आओ जब बिकेंगे वगैरह वगैरह। प्लस ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसके शेयर्स हमेशा नहीं बेचे जा सकते, इसके लिए आपको पहले से परमिशन लेनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इन स्टॉक, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर अगर वो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं तो वो प्रेफर्ड में कन्वर्ट हो सकते हैं, प्रेफर्ड ऑर्डिनरी में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। डिविडेंड की जगह पर शेयर्स मजीद लिए जा सकते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ का शेयर्स का प्रोसेस क्या होगा, किसको एप्लीकेशन देनी होगी, कौन करेगा, कौन इसका पावर रखता है, किसका प्रोसेस, थ्रू प्रोसेस पूरा डिटेल इसकी प्रोसेस की पूरी डिटेल इसमें बताई जाती है। अच्छा अच्छा, नबिया माशाल्लाह आप भी ऑनलाइन है, वेरी गुड। ओके ओके, 4 एंड 6 अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई इशू नहीं। ओके, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के बाद पहले 13 फोर फीचर एंड सरेंडर ऑफ शेयर्स। अगर हमें ये पता चलता है कि फला बंदा जो है वो मुजरिम है और उसने किसी किस्म की कोई चोरी की है, देन व्हाट वी कैन डू, हम उसके शेयर्स फॉरफीट कर लेंगे। तो शेयर्स फॉरफीट करने का मकसद क्या है, शेयर्स फॉरफीट करने का मकसद ये है कि अब वो शेयर्स का मालिक नहीं रहेगा और जबरन हम उससे वो तमाम शेयर्स वापस ले लेंगे, ठीक है जी। जबरन उसके पास हम वो शेयर नहीं रहने देंगे। तो ये एक प्रोसेस होता है कि फोर फीचर का, कि अगर किसी गलत बंदे के पास हमारे शेयर्स पहुंच गए, अगर कोई गलत बंदा हमारे शेयर्स का मालिक बन बैठा है तो हम उससे वो शेयर्स क्या करेंगे, वापस ले लेंगे। ओके, देखिए अब मजीद क्लास हमारी इंशाल्लाह होगी, जो इकोनॉमिक्स मुझसे लेते हैं इकोनॉमिक्स में इंशाल्लाह होगी। तो बस मैं पहले ही 5-10 मिनट पहले रेडी का मैसेज कर दूंगा ताकि आप रेडी रहें और फौरन जैसी मैं दूं तो आप आ जाएं। फर्स्ट 5 to 6 स्टूडेंट्स होंगे
एंड देन वी विल स्टार्ट क्लास ऑन, ठीक है ना। 4 और 6 मुझे किसी ने कहा रिपीट करने के लिए। 4 पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको दोबारा कि मैक्सिमम ड्राइंग पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स, कितने पैसे दोबारा मतलब बिजनेस में से वो निकाल सकते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। यह है पॉइंट नंबर 4 कि व्हाट इज देयर ड्राइंग पावर, हाउ मच अमाउंट कैन दे विथड्रॉ, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 6 ये कह रहा है कि कितने शहरों में ये स्प्रेड होगा, कितनी जगहों पर ये स्प्रेड होगा। ये पॉइंट नंबर 6 कह रहा है, 1 शहर में, 2 शहर में, व्हाटएवर। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज 4 फीचर आपने सुन लिया। 4 फीचर ये सरेंडर ऑफ शेयर्स, ये दोनों सजाएं हैं, 4 फीचर भी और सरेंडर भी। 4 फीचर बड़ी सजा है और सरेंडर शायद से छोटी। 4 फीचर में जो है ना, आप सामने वाले को मोहलत ही नहीं देते, आप सिर्फ उससे ये कहते हैं कि भाई हमने आपके शेयर्स फॉरफीट कर लिए हैं, अब आप किसी शेयर के मालिक नहीं हैं। ये बात किस में होती है? 4 फीचर। सरेंडर ऑफ शेयर्स क्या होता है? सरेंडर ऑफ शेयर्स ये होता है कि आप उसको टाइम देते हैं कि मैं आपको इतना टाइम दे रहा हूं, आप अपने शेयर सरेंडर कर दें, अदरवाइज यू विल फॉरफीट। अगर आपने खुद सरेंडर नहीं किए शेयर्स तो हम क्या करेंगे, हम फॉरफीट कर लेंगे, ठीक है। 14 तो मैंने आपको बताई थी। 15 ऑल्ट्रेशन इन कैपिटल। अच्छी खासी खवातीन हैं और कुछ बुजुर्ग हमारे लड़के भी मौजूद हैं, तो आप जानते हैं ऑल्ट्रेशन कपड़ों में होती और बॉयज बाइक में होती। लोग एक 50 को 1 to 5 बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह बिजनेस में कैपिटल में भी ऑल्ट्रेशन होती है, ठीक है ना। मतलब पहले अथराइज कैपिटल इतना था, अब आपने अथराइज कैपिटल को कम कर दिया या बढ़ा दिया, तो दिस इज ऑल्ट्रेशन इन कैपिटल, सही है। तो अथराइज कैपिटल है, पेड अप कैपिटल है, कॉल्ड अप कैपिटल है, ठीक है ना। इन तमाम अमाउंट्स ऑफ कैपिटल में अगर कोई चेंज लेकर आना है तो इसमें किस तरीके से चेंज आएगा, व्हाट विल बी द प्रोसेस, ये भी इस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ होता है कि दिस इज द प्रोसेस इफ यू वांट टू चेंज इन द अमाउंट ऑफ कैपिटल, ठीक है जी। नंबर 16 वोटिंग राइट्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इसमें यह लिखा होता है कि किस शख्स को, कितने शेयर्स रखने वाले को एक वोट का हक होगा, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है जिसके अंदर मेरे 2-4 लाख रुपए के शेयर्स हैं और उस कंपनी का उसूल यह है कि कम से कम 10 लाख रुपए के अगर शेयर हो तो फिर वोटिंग राइट दिया जाएगा। तो अगर 10 लाख कम से कम होने चाहिए, 10 लाख रुपए के शेयर, और अगर मेरे 5 लाख रुपए के शेयर हैं तो मुझे वोट का हक नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन मेरे पास 5 लाख के शेयर्स हैं और एक और है, मिसाल के तौर पर कोई फरीद भाई हैं, इनके पास ही 5 लाख रुपए के शेयर है, हम दोनों मिलकर एक वोट बन जाएंगे अगर हम दोनों में एक है और हम एक वोट कास्ट कर सकेंगे, ठीक है ना। तो दिस इज अ प्रोसेस। कौन वोट डाल सकता है, कौन नहीं डाल सकता। मिसाल के तौर पर प्रीफर्ड शेयर्स जिनके पास होते हैं, एक ऑर्डिनरी शेयर्स होता है और एक प्रेफर्ड शेयर्स होते हैं। प्रेफर्ड शेयर्स जिनके पास होते हैं अमूमन उनको वोट डालने का हक नहीं दिया जाता,
क्योंकि प्रेफर्ड शेयर्स में लॉस भी बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। तो प्रेफर्ड शेयर्स वालों को जब नुकसान बर्दाश्त नहीं करना पड़ता तो फिर उनको जो है वो वोटिंग का भी राइट अमूमन नहीं दिया जाता। ठीक है जी। तो किसको वोटिंग राइट होगा, किसको नहीं होगा? अगर कोई वोटिंग राइट हासिल करना चाहता है, हाउ वुड ही अप्लाई, वो किस तरीके से अप्लाई करेगा, ये भी इसके अंदर लिखा हुआ होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, डिविडेंड्स एंड रिजर्व्स। डिविडेंड्स एंड रिजर्व। डिविडेंड पता नहीं आपको पता है नहीं पता, कोई बताए ना, अगर किसी को पता अनम्यूट करिए, कोई बताए। डू यू नो व्हाट इज डिविडेंड? एनीवन? कोई है जो डिविडेंड बताए क्या होता है? यस मिना। Kind of profit. रिपीट अगेन। It's a kind of profit. इट्स काइंड ऑफ प्रॉफिट। ओके, और कुछ? ओके ओके, एनीवन एल्स? एमन सिद्दीकी, आमना, अरीब, अरीज, फरीद, हमजा, इंसिया, रिजवी, लाइबा, नबीहा, सना, सानिया, ताहा। एनीवन? ओके, डेफिनेटली इट्स अ काइंड ऑफ प्रॉफिट। लाइबा और मीना आप दोनों ने सही कहा। डेफिनेटली इट इज प्रॉफिट, बट इट इज द प्रॉफिट ऑन शेयर्स। तो ये प्रॉफिट किस पर होता है? ये प्रॉफिट होता है शेयर्स पर। सो द प्रॉफिट ऑन शेयर्स इज कॉल्ड डिविडेंड। वो प्रॉफिट जो शेयर्स पर होता है वो डिविडेंड होता है। बट व्हाट अबाउट रिजर्व्स? ये रिजर्व्स क्या होते हैं जी, कोई बताए? रिजर्व्स। एनीवन? रिजर्व। अरीब आप बताइए रिजर्व क्या होते हैं? अरीब आपको आवाज आ रही? अरीब, हेलो। जी मीना, आपने रेज हैंड किया अगेन। सर जो उनके लिए मस्ट मिलने वाले होते हैं प्रॉफिट, वो। ओके, चलें ठीक है, अभी बताते हैं आपको। अच्छा जी, इंसिया ने कहा, जवाब दिया है चैट में। अगर आप ऑनलाइन आके जवाब दें तो वैसे बेहतर है, वो डिस्टर्बेंस होती है ना, वो चैट पढ़नी पड़ती है आपके। जो कंपनी प्रॉफिट में से बचा के अलग रख लेती है, इट इज राइट आंसर। निंसिया, वाटर कूलर आपका हुआ बेटा। अच्छा, तो बात ये है कि बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। तो प्रॉफिट का वो हिस्सा जो फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए अभी हमने बचाकर अलग रख लिया है, दैट इज रिजर्व। ठीक है जी। इसकी मैं मिसाल ये देता हूं कि घर में आपके जो पानी की टंकी होती है, उसमें अगले 4-6 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन या 15 दिन के लिए पानी स्टॉक होता है, दैट इज रिजर्व। आपके घर में आपके वालिद के अकाउंट में बैलेंस, रिजर्व। आपके घर में आटा, दाल, चावल, चीनी, रिजर्व। ठीक है जी। तो ये फनकारियां कौन कर रहा है? जाहिलाना, ये क्या लाल लाल सब कोई लिख देता है, ये बदतमीजी नहीं करें, ठीक है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। डिविडेंड्स, रिजर्व के बाद है नंबर 18 एंड द लास्ट पॉइंट, वाइंडिंग अप। इसमें ये लिखा हुआ होता है कि कल को अगर हम अपनी कंपनी को वाइंड अप करना चाहते हैं, अगर हम अपनी कंपनी को वाइंड अप करना चाहते हैं, देन व्हाट विल बी द प्रोसेस? ठीक है ना। किस, अगर भाई वाइंड अप होगी तो सामान बिकेगा, एसेट्स बिकेंगे, जब एसेट बिकेंगे तो पैसा भी आएगा वाइंड अप में। ऐसा नहीं है कि वाइंड अप जब होता है जब कुछ भी बाकी नहीं बचता।
डेफिनेटली जब आप फाइंड अप कर रहे होते हैं तो पैसे आपके पास अच्छे खासे होते हैं। देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू विद दैट मनी, आप उस पैसे के साथ क्या करने वाले हैं, ठीक है जी। तो ये बड़ा मैटर करता है। तो किसको पैसे पहले दिए जाएंगे? अमूमन प्रेफर्ड शेयर्स वालों को पैसे पहले दिए जाते हैं, डिबेंचर्स वालों को पैसे पहले दिए जाते हैं, उसके बाद आखिरी में अगर बचे तो जो है ऑर्डिनरी स्टॉक वालों को दिए जाते हैं, वरना अमूमन ऑर्डिनरी शेयर्स वालों के हाथ में कुछ भी नहीं आता। तो यहाँ पर ये सवाल जो है वो कंप्लीट हो गया। इस सवाल को लिख भी लीजिएगा, वीडियो से ही देख कर लिखिएगा, और आई होप कि लिख लिया होगा बच्चों ने। जैसा कि मैंने कहा था, रजिस्टर पेन और हैंड फ्री होनी चाहिए। नहीं लिखा, ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो, कोई मसला नहीं, घबराने की बात नहीं, ठीक है। अच्छा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।